Hello and Assalamu alaikum dear students. Hope all of you will be fine. Students, today we are going to take on with the last lecture of the same topic as we were discussing the regional connectivity of CPEC and the Chinese aims and objectives region wise. So today we are going to wind up with the topic, and today we will start the concept of regional connectivity and the area of your region of Central Asia. So let's start a topic. So dear students, what China is doing, China is basically arranging itself with the world order and with the world policies, and चाइना की ये कोशिश है कि वो अपने आप को दुनिया के साथ लेकर चले. इसके लिए चाइना जो है वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कर रहा है. और जब देखा जाए स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की, तो एज इन द लास्ट लेक्चर व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, जिस तरह हमने द रीजन ऑफ यूरोप उसको स्टडी किया और अफ्रीका को हमने देखा था कि अफ्रीका और यूरोप के साथ किस तरीके का एक सेटअप है चाइना का. और इससे रिलेटेड इंशाल्लाह आज के लेक्चर्स में मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ आपके पास लिंक्स जो है वो वहाँ पे शेयर कर दूंगा, और उसको विजिट कीजिएगा ताकि आपको चाइना और यूरोपीय यूनियन या यूरोप से रिलेटेड और भी जो है वो लिटरेचर पढ़ने को मिले. अब बेसिकली इट्स नॉट अबाउट यूरोप, इट्स नॉट अबाउट सेंट्रल एशिया और एनी रीजन, बट चाइना ओवरऑल जो है वो किस मैकेनिज्म को फोकस कर रहा है. तो ऑन द स्क्रीन आपके पास यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है जिसमें चाइना जो है अपनी जो फॉरेन पॉलिसी को यूज़ करते हुए डिफरेंट तरीक़ों से वो इस प्लान ऑफ सीपैक या स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ सीपैक जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांसमेंट की तरफ ले जा रहा है. जिस तरह आपके पास डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, फिर आपके पास इंटरप्रिटेशन आ जाती है, डिसीजंस आ जाते हैं, अलाइंड आ जाता है, देन यू हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम द पास्ट, एंड पास्ट को परफेक्ट करके फिर आप फ्यूचर की तरफ जाते हो और एंटिसिपेट का कॉन्सेप्ट आ जाता है. तो चाइना इसी चीज़ों को लेकर, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर चाइना ने अपना एक माइंडसेट बनाया है कि जहाँ पर इतने चैलेंजेस हैं वहाँ पर इन चैलेंजेस से हमने सीखना भी है, अपने आप को अलाइन भी करना है. मीन्स कि आप प्रेडिक्शन भी करते हो, किसी के साथ आपकी अटैचमेंट भी आती है, और आपके जो डिसीजंस हैं वो आपकी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक हों. जो कुछ भी आप डिसाइड कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि जो डिसीजन है आपका वो आपकी इंटरप्रिटेशन के अगेंस्ट चला जाए. तो जो कुछ आप डिसाइड करोगे मींस कि जो कुछ आपने अंडरस्टैंड किया, जो कुछ आपने लर्न किया, आप उसी को जो है वो लेकर आगे चलते हैं. और बेसिकली जो इंटरप्रिटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ना सिर्फ अभी के लिए बल्कि आने वाले जो ईयर्स हैं उसमें भी ये कॉन्सेप्ट जो है आपको फ़ायदा देता है. तो बेसिकली चाइना इस तमाम स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है इसको यूज़ करते हुए वो अपने आप को जो है वो दुनिया के सामने लेकर आ रहा है. न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जब 90s में आया, फ्रॉम देयर, और दिस इज़ 2023, तो और ऑनवर्ड्स भी चाइना ने बहुत कुछ सीखा है पास से, और उन्हीं तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए चाइना इज़ मेकिंग हर सेल्फ वेरी क्लियर अबाउट एवरी कोड ऑफ कंडक्ट. जहाँ से भी मुमकिन है उनके लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को दुनिया के सामने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डोमिनेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करें. नाउ स्टूडेंट्स, लेट कम टूवर्ड्स द रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया. अब सेंट्रल एशिया क्यों इतना इम्पोर्टेंट है चाइना के लिए, और सेंट्रल एशिया की क्या इम्पोर्टेंस है. जिस तरीके से साउथ एशिया एक गेटवे है टुवर्ड सेंट्रल एशिया, इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो सेंट्रल एशिया है इज़ द गेटवे टुवर्ड्स यूरोप, गेटवे टुवर्ड्स मिडल ईस्ट, राइट. तो इस हवाले से जो सेंट्रल एशिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर हम सेंट्रल एशियन रीजन को देखें तो समटाइम्स हम ये भी कह सकते हैं कि ये बिकॉज इट्स नियर टू द रीजन ऑफ मिडल ईस्ट, और क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, बिकॉज वंस सेंट्रल एशिया वॉज द पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन का हिस्सा था सेंट्रल एशिया.
और अब क्योंकि 1991 के बाद जब ब्रेक डाउन हुआ, सोवियत यूनियन जो है वो स्प्लिट हुआ, तो इसमें जो एक नया रीजन बना, एक नया रीजन क्रिएट हुआ, उस रीजन का नाम है सेंट्रल एशिया। अब सेंट्रल एशिया में देर आर वेराइटी ऑफ स्टेट्स, जिस तरह आपके पास मैप में इस वक्त शो हो रहा है, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, ये तमाम स्टेट्स जो हैं ये बेसिकली जो है वो सेंट्रल एशियन रीजन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। फर्दर इसमें आपको जो है वो मालूम है कि जो एशिया का रीजन है, अगर इस मैप को देखें, जो एशियन रीजन है वो आपको ईस्ट में मिलेगा, फिर आपको ईस्ट ही में जो है वो कैस्पियन सी मिलेगा, और ईस्ट से जब आगे जाएं कैस्पियन सी आपको वेस्ट में भी जो है वो इसकी जो रूट्स हैं वो नज़र आएंगे। देन अफगानिस्तान जो है वो इसके नॉर्थ पे आपको नज़र आएगा, और साउथ पे जो है वो रशिया नज़र आएगा, जो इस वक्त करेंट रशिया है। अगर इसकी हिस्टोरिकली बात की जाए सेंट्रल एशिया की, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके बहुत क्लोज लिंक हैं टू द एशियन रीजन एंड स्पेशली टू द साउथ एशियन रीजन, बहुत क्लोज इसके नेक्सस है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रीजन है इन द एशियन कॉन्टिनेंट। बिन फर्दर हम ये देख सकते हैं कि द रीजन वॉज एंड इज अगेन अ क्रॉस रोड for the movement of people, goods and ideas between Europe, Western Asia, South Asia and East Asia। तो बहुत important region मिड में है, और मिड में होने की वजह से यहाँ से डिफरेंट फ्रंटियर्स को आप अप्रोच कर सकते हैं, डिफरेंट रास्तों को आप जो है वो अप्रोच कर सकते हैं, चाहे वो यूरोप हो, वेस्टर्न एशिया हो, साउथ एशिया हो या ईस्ट एशिया हो। अगर फर्दर इसकी बात की जाए तो हमें इसमें डिफरेंट जो है वो माउंटेन रेंजेस मिलते हैं। इसमें जो है वेस्ट पर आपके पास जो है वो कैस्पियन सी है, देन लाइज दी क्वाराकस माउंटेन्स रेंज दैट कंप्राइजेज ऑफ साउदर्न रशिया, नॉर्दर्न क्वाराकस एंड आर्मीनिया, अजरबैजान एंड इंक्लूडिंग द डिस्प्यूटेड नगोरो कराबाख रीजन एंड जॉर्जिया, जो कि साउथ में आपको नजर आएगा। एंड मोस्ट ऑफ ऑल ये बहुत अमेजिंग है कि जो चाइना है उसकी 75% जो ट्रेड है वो सेंट्रल एशिया से पास होती है थ्रू जिंगजियान। अब यहाँ से पास होना ये बहुत बड़ी बात है कि 75% ट्रेड उसकी इस रीजन से, द रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया से उसके पास हो रहा है। इम्पॉर्टेंटली अब जब सी पैक इस रीजन में आएगा तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि इन तमाम स्टेट्स के लिए कि जहाँ पर आपको डिफरेंट चैलेंजेस का भी सामना होगा, जिस तरह यहाँ पर आपको करप्शन का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं ये सेंट्रल एशिया में कि जिनमें इस तरह के इश्यूज जो हैं करप्शन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपको जो है वो एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे, तो एक चैलेंज होगा। इसके अलावा अगर फर्दर देखी जाए तो द रीजन ऑफ साउथ एशिया जो है कोशिश की गई पास्ट में भी कि इस रीजन को मज़ीद जो है इसकी स्टेबिलिटी के लिए, इसकी प्रमोशन के लिए, इसकी इन्हांसमेंट के लिए काम किया जाए। तो हमने देखा कि पास्ट में बिकॉज ऑफ द सी पैक, क्योंकि जब से सी पैक जो है वो स्टार्ट हुआ, तो अब इस द लैंड ऑफ या रीजन ऑफ साउथ सेंट्रल एशिया, इनके लिए क्या है बेसिकली। तो फर्स्ट, रिड्यूस द थ्रेट ऑफ रेडिकल इस्लामिक ग्रुप्स एक्टिव इन द रीजन। कोशिश होगी वो ग्रुप्स जो इस रीजन में एक्टिव है उनके साथ बातचीत की जाए, और उनका जो माइंड सेट है वो डाइवर्ट किया जाए, और उनके साथ बैठकर जो है 1-to-1 बात हो, और कोशिश ये की जाए कि क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये उस वक्त तक कामयाब नहीं होगा जिस वक्त तक आपके पास एक पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट हो जाता। देन फर्दर, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं हैव वेलकम द CPEC एंड कंसीडर द इंश्योरिंग प्रोजेक्ट्स टू बी अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल प्रोग्रेस इन द रीजन।
सेंट्रल एशिया की जो स्टेट्स हैं उन्होंने इसमें इख्तलाफ नहीं दिया, वो उन्होंने इसको अपोज नहीं किया, बल्कि सी पैक को उन्होंने वेलकम किया है। और वो ये समझते हैं कि इस रीजन के लिए जहाँ दूसरे रीजन्स को फ़ायदा हो रहा है, तो रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया इसको भी पूरा पूरा एक अपॉर्चुनिटी इससे हासिल हो जाएगी कि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। फर्दर जो है हमने देखा कि मार्च 2016 में जो प्रेसिडेंट हैं उज़्बेकिस्तान के गुरबन गुली, ठीक है, गुरबन गुली जो है उनके प्रेसिडेंट उज़्बेकिस्तान के, उन्होंने जो है वो मीटिंग हुई उनके दरमियान, और जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब, वो उनसे मुलाकात हुई। और उस मीटिंग में भी जो है इंस्टेबिलिटी के लिए बहुत स्ट्रेस किया गया, लेकिन उसमें एक पॉइंट पे जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया गया कि इंस्टेबिलिटी जो है वो उसी वक्त आ सकती है कि अफगानिस्तान को स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा रीजनल कनेक्टिविटी के लिए कि अफगानिस्तान को जो है वो उसकी स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अफगानिस्तान अगर स्टेबल होता है तो फिर सेंट्रल एशिया के लिए भी जो है वो राहें, रास्ते और रूट्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। Further, in 2016, Uzbekistan also confirmed its participation in the CPEC, through which it will potentially double its energy supplies to Pakistan. अब उज़्बेकिस्तान जो है बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है सेंट्रल एशिया का। तो 2016 में उज़्बेकिस्तान ने ग्रीन सिग्नल दिया कि हम भी इस ये जो इकोनॉमिक प्लान है ऑफ सी पैक, हम इसका हिस्सा बनेंगे। और जब अगर इसका हिस्सा हम बन जाते हैं तो डेफिनेटली हमारी भी जो एनर्जी सेक्टर है वो बूस्टअप होगा, और इससे ना सिर्फ हम अपने आप को फ़ायदा दे सकते हैं, बल्कि अगर आपकी जो सराउंडिंग स्टेट्स हैं उनको भी फ़ायदा दे सकते हैं, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। और इसी हवाले से जो है वो पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि अगर कोई एनर्जी सेक्टर में इशू का सामना करना पड़े तो हम जो है उनको आसानी के साथ सपोर्ट कर सकते हैं। देन कज़ाकिस्तान जो है उन्होंने भी इस बात को इंश्योर किया है, एक इंडिकेशन दी है कि हम भी सी पैक का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब डेफिनेटली अगर तो ये एक चेन बन जाता है तो ये बहुत बड़ा जो है एक पैरामाउंट होगा जो कि सी पैक जो है वो अचीव करेगा, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रेस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ सेंट्रल एशिया वो भी इस प्रोजेक्ट को जो है वो दे ट्राई टू और दे डिज़ायर कि हम भी इसका हिस्सा बने। फर्दर, लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशिया जो है बेनिफिट्स फ्रॉम सी पैक फॉर ईजियर एक्सेस ग्लोबल मार्केट्स। ये आसान हो जाएगा सेंट्रल एशिया के लिए कि वो अपनी एक्सेस जो है, अपनी अप्रोच जो है वो अवेलेबल करे, अवेलेबिलिटी हो टू द ग्लोबल मार्केट, और सी पैक से ही वो अपने जो इकोनॉमिक एम्स हैं उसको फुलफिल करने की सलाहियत रखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट फ्रॉम टुडेज लेक्चर यू विल गेन अ लॉट, एंड इससे रिलेटेड अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन कोट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू टेक ऑन योर क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपने चैनल का बहुत ख्याल रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। Until next time, take care and goodbye.